नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बाद बॉन्ड मोमेंट की। बॉन्ड मोमेंट क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस सुनना मेरी बात, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, सुनना मेरी बात, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये डाइपोल मोमेंट है, नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है म्यू की। सो द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है, इज नोन एज बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट क्या है? ये जो यहां पे कोई वैल्यू आएगी दैट इज योर बॉन्ड मोमेंट। द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन बॉन्ड मोमेंट इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं? द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन डाइपोल मोमेंट इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड मोमेंट एक है और वो डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगा, ठीक है, जैसे कि यहां देख लो HCl, ClF, ClBr, OCl, आपको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड मोमेंट भी आपको देखना है और डाइपोल मोमेंट तो आपको मैं बता ही देता हूं कि इन चारों में डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लूं, पॉली एटॉमिक जानते हैं पॉली एटॉमिक क्या होता है? मोर देन वन एटम्स, और वो एटम्स डिफरेंट टाइप के होंगे। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ होल मॉलिक्यूल विल बी रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिजल्टेंट होगा। एक एग्जांपल लिया है मैंने वाटर का, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने वाटर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं और अच्छे से बना के बता देता हूं अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ एक एक करके बताता हूं। मुझे पता है कि ऑक्सीजन कनेक्टेड है भाई सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन से, और ये सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन से, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या है भाई? दो लोन पेयर है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। बेंट शेप है, वी शेप बोल सकते हो। अब मेरी बात सुनना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट इज व्हाट गाइस? ये है कितनी? 3.5। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए बॉन्ड एंगल 120 की जगह 104.5 है, ठीक है। अब बात करते हैं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। मान के चलिए कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये ऑक्सीजन की तरफ, ये वैल्यू हो गई μ1, ठीक है। अब इसकी भी सेम हो जाएगी, ये μ2 मान लीजिए, ये हो जाएगा μ2। तो यहां आ जाएगा पहली बार पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पहली बार पार्शियल नेगेटिव, यहां दूसरी बार पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां दूसरी बार पार्शियल नेगेटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट ऐसे देखेंगे। अब दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, तो भैया μ1 इज इक्वल टू μ2, ये मैं बोल सकता हूं कॉमन सेंस से, है ना। मैं बोल सकता हूं μ1 इज इक्वल टू μ2, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ो जरा, देखते हैं और। तो फॉर्मूला रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? वैसे तो यहां पे मैं μ2 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने μ1 लिखा क्योंकि दोनों सेम थे। सो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा आता है, लेकिन मैंने वाटर का करस्पॉन्डिंग लिया है इसलिए ये 104 डिग्री 5 मिनट लिख दिया और ओवरऑल अंडर रूट। फाइनली फॉर्मूला क्या आता है? 2 μ1 cos दिस वन, आपको ये करना है। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, यहां पे आपको ऐसा ही करना है। ओके, यहां पे एक चीज और रह गई, cos थीटा बाई 2 आना था ना, तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। सो अब बात करते हैं एक आगे की कहानी की। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी, दैट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम है और वो भी डिफरेंट। सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री अवेलेबल है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मतलब समझ रहे हैं? ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम, यानी कि कोई एटम है A
उससे जुड़ा हुआ है पहला एटम बी, दूसरा एटम बी, तीसरा एटम बी, फोर्थ एटम बी, फिफ्थ एटम बी, सिक्स्थ एटम बी। ठीक है, सेंट्रल एटम ए से सराउंडिंग एटम कनेक्टेड है बी। कितने सराउंडिंग एटम है हमारे पास? एट अ टाइम 6 सराउंडिंग एटम्स आर अवेलेबल एट अ टाइम whose are connected with central atom A. Okay, now listen to me. Similar bond से connected है, that is also true. Why? This is your sigma bond, 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 sigma bond, sigma bond. Okay, and central atom has no lone pair. Guys, 0 lone pairs are available. मतलब एक भी lone pair नहीं है ये के ऊपर, तो डाइपोल मोमेंट विल बी 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। और कंपाउंड को क्या कहोगे? नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या ना, यस और नो? तो याद रखना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम एंड कनेक्टेड विथ सेंटर्ड एटम through similar bond, and central atom has no lone pair, then its dipole moment will be 0। अगर मान के चलो A किससे कनेक्टेड है? ये B से कनेक्टेड है, 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 और यहां ये B से कनेक्टेड है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? इसको क्रॉस करेगा ये, इन तीनों का नेट रिजल्टेंट आपस में 0, इन तीनों का नेट रिजल्टेंट आपस में 0, कंपाउंड नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, फिर आगे की कहानी देखें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0। एग्जाम्पल ये रहा। sp3 में आते हैं, सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है, लोन पेयर 0 है। एग्जाम्पल ये रहा। ये सॉरी, sp2 में आते हैं, sp3 में आते हैं, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0। एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका एग्जाम्पल था? BF3 का। ये किसका एग्जाम्पल था? CH4 का। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आगे की कहानी sp3d में देखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 5, लोन पेयर है 0। ये रहा एग्जाम्पल। कौन है एग्जाम्पल में भाई? PCl कितना? 5 का एग्जाम्पल। ठीक है, नेट रिजल्टेंट 0 मार देने का। यहां देख लेते हैं sp3d2, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, बेटर एग्जाम्पल SF6, लोन पेयर है ही नहीं, सेंट्रल एटम पे 0। sp3d3 में देखें, सिग्मा बॉन्ड 7, लोन पेयर 0, बेटर एग्जाम्पल इज IF7। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की कैटेगरी की। जस्ट सपोज के AX4 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि CH4। डाइपोल मोमेंट 0, तो दो तरीके की ज्योमेट्री आप देख सकते हो। ठीक है, CH4 और XZ, हाँ ये रहा XZF4। तो CH4 का ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, XZF4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, और XZF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ठीक है, सीसो टाइप भी देख सकते हैं। सीसो टाइप में क्या देख सकते हो? सीसो टाइप में क्या देखोगे? SF4 ले लो। सीसो टाइप में SF4 का एग्जांपल ले लो। SF4 क्या सीसो टाइप की हो गई, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए फ्लोरीन के और 1 लोन पेयर हो जाएगा सल्फर पे, सीसो टाइप। तो ये डाइपोल मोमेंट इस तरीके से देख सकते हो यार। स्क्वायर प्लेनर में डाइपोल मोमेंट 0 और टेट्राहेड्रल में डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन सीसो में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। ठीक है, AX5 की वैरायटी ले लेते हैं। AX5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होता है, और AX5 टाइप का मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड और कैप शेप का भी होता है।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इन केस यू हैव 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, दैट मींस देयर डाइपोल मोमेंट इज 0, ठीक है। एंड सिमिलरली इन डिस्टॉर्टेड और कैप शेप AX5 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड 1 लोन पेयर। अब क्या करोगे, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर सिमिलरली, तो भैया डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। सिमिलरली AX टाइप मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, ओके। डाइपोल मोमेंट आपका 0, ठीक है। डाइपोल मोमेंट 0 का केस आपका नॉन पोलर, और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो का केस आपका पोलर। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, सिस और ट्रांस जो हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेट करते हैं। ये कंसेप्ट कहां पढ़ाया जाता है, एक पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है भाई, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। कौन से चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जीओसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जीओसी में आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ते हैं इसमें पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे सिस और ट्रांस की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सपोज मेरा कोई एक मॉलिक्यूल है A विच इज कनेक्टेड टू B, A ऑल्सो थ्रू डबल बॉन्ड। A कनेक्टेड है B से और D से, A कनेक्टेड है B से और D से, ठीक है। So guys, this is your terminal 1, this is your terminal 2, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कहां देखना होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखना होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम में। कहां देखना होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम में, यानी कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन नहीं हो पाता। अब T1 और T2 के बीच पाई बॉन्ड अवेलेबल है, सिग्मा बॉन्ड भी अवेलेबल है, दिस इज ट्रू। ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रहा पाई बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके, अक्रॉस दी T1 एंड T2 रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। जस्ट सपोज के ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, कोई सी भी मान लो एक्स एक्सिस। सो अक्रॉस दी एक्स एक्सिस T1 एंड T2 कैन नॉट ट्विस्टेड, मतलब कि अगर मैं यहां पे रोटेशन करवाऊं तो पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड ब्रेक होने की सिचुएशन आ जाएगी। और पाई बॉन्ड बहुत ही वीकेस्ट बॉन्ड होता है तो वो इजीली टूट जाता है। तो मैं आपको अब सिस और ट्रांस बताता हूं। तो अगर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को एनालाइज करें तो टर्मिनल 1 पर 2 वैलेंसीज अवेलेबल हैं, फर्स्ट वन इज B, सेकंड वन इज D। टर्मिनल 2 पर 2 वैलेंसीज अवेलेबल है, दैट इज B एंड D, ओके। नाउ अब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि अगर B के सामने B अवेलेबल है और D के सामने D अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक कॉन्फ़िगरेशन में है, एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी योर व्हाट गाइस, सिस, ठीक है। क्या है ये, सिस। अगर इन केस
कि अगर मैं यहां पर किसी एक टर्मिनल को पकड़ लूं, जस्ट सपोज मैं पकड़ता हूं टर्मिनल 2 को और वैलेंसीज को करता हूं इंटरचेंज, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे वैलेंसी को इंटरचेंज करने से मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम नहीं बदलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर मैं B को और D को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, ये मेरा D है और ये मेरा B है, तो आप देख सकते हैं कि B और B एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं और D एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए क्या कहलाएगी, ट्रांस की कहलाएगी। किसकी सिचुएशन बन गई है मेरे लिए, ट्रांस। तो यही डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं बिटवीन सिस एंड ट्रांस। तो देखें जरा, कहां गया वो पॉइंटर, मेरे पॉकेट में है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सिस की। सिस बोले तो क्या, सिमिलर ग्रुप, सेम साइड है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं मिथाइल के सामने मिथाइल है और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है। ये क्या है भाई, ये सिस फॉर्म है। अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बन को। यहां से ये भी क्या कर रहा है, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन और मिथाइल ग्रुप को देखा जाए, मिथाइल ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट। ये सब आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बताने चाहता हूं, ठीक है। मतलब कि मिथाइल ग्रुप एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज में काउंट किया जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भेज रहा है कार्बन की तरफ। ये क्या कर रहा है, कार्बन की तरफ भेज रहा है। नेट रिजल्टेंट इस तरीके के होंगे तो ये वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, ठीक है। फिर ट्रांस की कहानी देख ली जाए तो ट्रांस में क्या है, मिथाइल और मिथाइल अपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर फिर से कैंसल आउट हो रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, ट्रांसफॉर्म तो मैंने बता ही दी है आपको, हमें देखना है डाइपोल मोमेंट यहां पे। तो सिस का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ट्रांस से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस में एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वेक्टर्स कैंसल आउट हो रहे हैं। ये देख रहे हो, ये कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को और ये कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं सिस पे जाऊं तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं, वो तो रेफरेंस में लिया जाता है। तो अगर मैं देखूं यहां पे नेट रिजल्टेंट, तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं मुझे एक डायरेक्शन में दिखेगा, यानी कि जो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अब ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये नॉन जीरो है। ऑलमोस्ट का मतलब तो यही होता है ना, एक तरीके से नॉन जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0.0999 व्हाटएवर। तो ये बात याद रखिएगा, ये है मेन चीज। सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में देखा जाए, सिस की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होती है, सिस की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है आपके N2F2 का। किसका एग्जांपल है, N2F2। ये क्या है भाई, ट्रांस। ये क्या है, सेस। लोन पेयर क्या देखेंगे, लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो डाइपोल मोमेंट को आप कंसीडर करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट को कैसे कंसीडर करेंगे, सीधी सिंपल सी बात है, सिस का डाइपोल मोमेंट तो हो जाएगा कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट हो जाएगा सिस का डाइपोल मोमेंट, देखो मेरी बात, आप सोचोगे कि सर ये सिस है तो यहां पे डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा, इस तरीके का, यहां डाइपोल मोमेंट ऐसा आएगा। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, लोन पेयर को तो कुछ मानते ही नहीं है, दिस इज सूडो एटम हु इज हैविंग एटॉमिक नंबर 0 एंड एवरीथिंग इज 0 यार। तो यहां बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, लेकिन ट्रांस में देखा जाए तो पूरी तरीके से ये तो कैंसल आउट हो रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसल आउट हो रहा है, तो जीरो। तो ये कहानी है आपकी, ठीक है। और आगे देखते हैं जरा, अब हम बात करेंगे ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशन को, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा मैं बताता हूं, ऑर्थो मेटा पैरा कहां देखते हैं। ये जो हम देखते हैं ये अगेन फिर से वही कहानी आ गई है, हम लोग देखते हैं
एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। कहां देखते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक देखें तो भैया मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, ठीक है, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम हमें देखना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम देखना होता है, ठीक है, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एरोमेटिसिटी क्या होती है मेरे भाई? हकल ने एक रूल दिया था कि कोई भी कंपाउंड, एरोमेटिसिटी के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। कंपाउंड को क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड को सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होने चाहिए? पाई बॉन्ड्स अवेलेबल होना चाहिए, या सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, रेजोनेंस अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हकल के अकॉर्डिंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp2 स्टेट होनी चाहिए। ये सब देखना पड़ता है एरोमेटिसिटी के लिए। तो अब ऑर्थो, मेटा एंड पैरा मैं कैसे दिखाऊंगा, आगे देखो जरा। मैं स्क्रीन पर एक एग्जांपल ले रहा हूं बेंजीन का। किसका एग्जांपल है बेटा? ये एग्जांपल है आपके बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का मतलब होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो अगर मैं पोजीशन देखूं तो मैंने नंबर दे रखा है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन। बेंजीन जो है प्लेनर भी है, बेंजीन जो है साइक्लिक भी है, बेंजीन में रेजोनेंस भी अवेलेबल है, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है, और बेंजीन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फुली सेटिस्फाइड भी कर रहा है। यानी कि बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मुझे बेंजीन के अंदर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन डिटरमाइन करनी है। नंबरिंग मैं कर चुका हूं। तो गाइस फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और सिक्स्थ जो पोजीशन होती हैं ये आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। पीछे चलते हैं, कौन सी पोजीशन कहलाती हैं? ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फिफ्थ आपकी कौन सी पोजीशन कहलाती है? मेटा पोजीशन कहलाती है, ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है। यानी कि अगर आप 1 नंबर कार्बन को फिक्स कर लो एज योर रेफरेंस पर्पस, और 1 के अकॉर्डिंग 1 और 2 1 और 6 ऑर्थो बोल दोगे, 1 और 3 1 और 5 को मेटा बोल दोगे, 1 और 4 को पैरा बोल दोगे। बट आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है 1 नंबर का कार्बन एज अ रेफरेंस फिक्स करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे कुछ भी लग सकता है, एक्स और वाई, यहां भी कुछ भी लगा सकते हैं एक्स और वाई, यहां भी कुछ भी लगा सकते हैं एक्स और वाई। तो ये है ऑर्थो की सिचुएशन, ये है मेटा की सिचुएशन, ये है पैरा की सिचुएशन। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेंजीन में एक बात फिक्स हो गई है, ऑर्थो की पोजीशन क्या होती है, मेटा और पैरा की पोजीशन। बस पोजीशन से याद रखना है, ऑर्थो मतलब 1 and 2 1 and 6, मेटा मतलब 1 3 1 5, और पैरा मतलब 1 4 ओनली। तो अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनना, ये मैं बेंजीन बनाता हूं आपके सामने और डाइपोल मोमेंट की बात करूं इसमें। ये बेंजीन है। सबसे पहले मैं बना लेता हूं पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बना रहा हूं मैं? पैरा पोजीशन आपको बनाते दिखाता हूं। जस्ट सपोज के यहां पे लगा है एक OH और यहां लगा है एक OH, ठीक है। आप चलो OH तो अलग अलग ले लो, कुछ और ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं। ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है। ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, ये फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डाइपोल मोमेंट ओवरऑल 0 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? डाइपोल मोमेंट ओवरऑल 0। कौन सी कंडीशन में? पैरा कंडीशन में। लेकिन अगर मैं अब एक और कंडीशन ले लेता हूं, कौन सी कंडीशन? यहां पे ले लो
ये फ्लोरीन है। अब मैं मेटा सिचुएशन ले लेता हूं, मेटा सिचुएशन, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ये कौन सी सिचुएशन थी आपकी, मेटा सिचुएशन थी, ठीक है। एक और बेंजीन ले लेते हैं यहां पे, ये हो जाएगा पहला फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। तो ये रही पहली डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये दूसरी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये नेट रिजल्टेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो ये भी नॉन जीरो है। ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज योर ऑर्थो। अब डिसाइड ये करना है कि डाइपोल मोमेंट पैरा तो हो गया जीरो, डाइपोल मोमेंट ऑर्थो हो गया नॉन जीरो, और डाइपोल मोमेंट मेटा हो गया नॉन जीरो। तो ऑर्थो और मेटा में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो देखना है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं बॉन्ड एंगल और यहां देख सकते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो किसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा वो तो आपको पता लगाना है। कैसे लगाएंगे पता, कॉमन सेंस से, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं हम। तो बॉन्ड एंगल हमें चाहिए रहेगा। तो अगर मैं यहां देखूं तो बॉन्ड एंगल मुझे यहां पे शायद कहीं ना कहीं क्या दिखाई देने वाला है, ऑलमोस्ट 135 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 135 डिग्री का दिखाई देगा यहां पर, और यहां 120 डिग्री के अप्रोक्सीमेट में मुझे कुछ दिखाई देगा यहां पे, है ना। ओके, या 60 डिग्री भी बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इधर 135 को भी मैं और थोड़ा एक्सपेंड कर दूं तो 160 डिग्री पहुंच जाएगा ये। तो आपको ऐसे देखना है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब मैंने आपको बता दिया है, फिर भी पढ़ लो क्या लिखा है। इन एरोमेटिक कंपाउंड व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन द डाइपोल मोमेंट विल बी हाईएस्ट इन द ऑर्थो पोजीशन। यानी कि ये बात क्लियर कह रहे हैं। क्लियर क्या कह रहे हैं, देखो पहली बात, दो चीजें आपको क्लियर सोचनी है। कौन कौन सी क्लियर सोचनी है, पहली बात कि इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये चीजें क्लियर हैं। जस्ट सपोज कि भाई ये बेंजीन है, यहां कुछ लगा है x और यहां कुछ लगा है y। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। अगर मान के चलो मैं कह देता हूं आपसे, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, x और y जो हैं, बोथ सब्स्टिट्यूएंट आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाए या फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाए, कुछ भी हो जाए x और y, तो ऑर्थो पोजीशन का क्या होगा, हाईएस्ट। तो कॉमन सेंस की बात है, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, फिर मेटा का, और सबसे जीरो डाइपोल मोमेंट पे पैरा आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि x और y डिफरेंट हो गए, यानी कि एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो कहानी अलग हो जाएगी। यहां देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा जीरो, ऑर्थो मेटा नॉन जीरो, ठीक है। तो अब ये क्या सीन है, यहां पे आपको अभी क्या दिखाया जा रहा है, ये साइन थोड़े गलत हैं, इनको तो मैं अभी हटा देता हूं। हटा क्या देता हूं मैं, कोई मतलब ही नहीं मेरे लिए इनका। ऐसे कर देते हैं, डब्बा बना देता हूं, डब्बा अभी बढ़िया तरीके से बना देता हूं, जरा जस्ट अ मिनट, ठीक है। इस डब्बे में अपन कुछ भर देंगे। अब मुझे बताना है क्या भरना चाहिए डब्बों में। क्लियर था, क्लियर क्या था कि भैया ऑर्थो का ज्यादा होगा, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कहानी है, ठीक है। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा ये सब मैंने बता दिया। जिसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब देखने वाले हैं
ठीक है, आगे का टॉपिक। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसी के अंदर बात कर रहा हूं, वो ये है कि व्हेन वन सब्सिक्वेंट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि x और y सेम नहीं है। x मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और y जो है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर विल बी द हाईएस्ट, यानी कि क्या, जस्ट सपोज के ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, 3 बेंजीन रिंग, ये x ये y, ठीक है, ये x ये y, ये x ये y। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में पैरा का ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो का, और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किसका हो जाएगा, मेटा का। कहां गया वो डाइपोल मोमेंट, मेटा का, ओह सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मेटा का नहीं, कैसे हो जाएगा, इरेजर क्या हो गया यार, जस्ट अ मिनट, इरेजर अच्छे से समझाता हूं। हाँ, तो पैरा का ज्यादा, अगर भाई मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट भाई पैरा का नॉन जीरो में आ जाएगा। अब नॉन जीरो तो यहां पर भी है, तो नॉन जीरो तो आपके इसमें भी है और नॉन जीरो तो आपके इसमें भी है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो। अब लेकिन ज्यादा किसका, ज्यादा तो क्लियर है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि पैरा का। लेकिन अब ऑर्थो और मेटा में कैसे देखेंगे, ऑर्थो और मेटा में भी वही नेट रिजल्टेंट से देखेंगे, ठीक है। तो ये दे रहा है, ये ले रहा है, इधर ये दे रहा है और ये ले रहा है, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट आपको देखना है, तो नेट रिजल्टेंट आपको क्या दिखाई देगा भाई, सीधी सिंपल सी बात है। तो अब यहां पर कॉमन सेंस यूज करेंगे, नेट रिजल्टेंट का कौन आएगा कौन नहीं, उसका डिसीजन आपको लेना है। एक बात तो क्लियर कर दी गई है कि अगर x और y सेम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो पैरा आइसोमर एरोमेटिक कंपाउंड में अब आपको डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिखाई देगा वहां पर। समझ गए मेरी बात, हाँ या ना, यस और नो। ओके, तो ये सब लोग तो आपने देख लिया था, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करके यहां पर डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करने की कोशिश करें, तो आपको एक बात तो मैंने क्लियरली इंडिकेट कर दी है कि पैरा पोजीशन पर डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऑर्थो और मेटा का आपको अब कॉमन सेंस से निकालना।